नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक घटना नहीं दुर्घटना लेकर आया हूं। ये दुर्घटना बहुत हृदय विदारक थी। इसके पीछे के जो कारण थे, इसका जो इम्पैक्ट था सामाजिक रूप से, वो बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए आज मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा। वाकया 11 जून 2001 का है। दिन के कोई 11:10 हो रहे होंगे। थाना हसनगंज पर किसी दुकानदार ने फ़ोन किया। हसनगंज ये थाना ट्रांस गोमती का थाना है, गोमती के उस पार का थाना है। लखनऊ विश्वविद्यालय इसी थाना क्षेत्र में आता है। किसी दुकानदार ने यह फ़ोन किया कि डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है। ये एक्सीडेंट दो कम उम्र के बच्चों का है। भीड़ इकट्ठा हो रही है, लिहाजा फौरन फोर्स भेज दी जाए, साथ में एम्बुलेंस भी भेजी जाए। उस समय थाने की जो मोबाइल थी, यानी थाने की जो गाड़ी थी, वो डॉलीगंज पुल के पास खड़ी हुई थी। पुल से थोड़ा दूर है क्रॉसिंग। मूव कर रही थी और डॉलीगंज क्रॉसिंग की तरफ ही जा रही थी। गश्त पर जिसे कहते हैं, सवेरे का टाइम था, इसलिए सुबह सुबह गश्त पर गाड़ी जिनमें फोर्स बैठी होती है वो जा रही थी। थाने ने फौरन मोबाइल को बताया कि त्रिवेणी नगर क्रॉसिंग के सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत अटेंड कर लीजिए, भीड़ बढ़ रही है। ऐसा किसी ने टेलीफोन से बताया है। मोबाइल ने बताया कि हाँ साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी उसी तरफ जा रहे थे, वो घटनास्थल मैंने क्रॉस किया। लेकिन ट्रक के पीछे पीछे शिया डिग्री कॉलेज के कुछ लड़के मोटरसाइकिल से हल्ला मचाते हुए जा रहे थे कि ट्रक को पकड़ो, ट्रक को पकड़ो। एक्सीडेंट का मुझे ध्यान नहीं था उस समय। जब ये हल्ला गुल्ला सुना तो मैं भी ट्रक के पीछे हो गया। मणियाव थाने से थोड़ा पहले ट्रक को इंटरसेप्ट करके पकड़ लिया, रुकवा लिया। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, उसको भी पकड़ लिया। ड्राइवर को थाना मणियाव ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। उसका कारण यह था कि अगर उसको उसी रास्ते से वापस अपने थाने ले आते तो हो सकता है भीड़ उसके साथ बदतमीजी कर देती। अब मैं वहां से मौके पर आकर, मोबाइल ने बताया कि अब खाली हो गया हूं, उसको हवालात में दाखिल कर दिया है। अब मैं मौके पर आकर, मौके पर पहुंचकर सारी बातें बताता हूं कि एक्चुअली क्या बात है। थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची तो साइकिल पर सवार दो बच्चे कुचल गए थे। मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। वहां लगी भीड़ ने बताया, लोगों ने बताया कि ये दोनों सगे भाई हैं और साइकिल से उधर से निकले हैं और जो राजमार्ग है सीतापुर, लखनऊ सीतापुर राजमार्ग है, उधर सीतापुर की तरफ से एक बस, जैसे ही ये त्रिवेणी नगर की तरफ से आए हैं वैसे ही एक ट्रक ने इनको टक्कर मार दी और दोनों के दोनों ही पहियों के नीचे आ गए। एक की उम्र का दोनों का नाम भी उस भीड़ ने बताया कि एक का नाम कृष्ण कुमार और दूसरे का नाम सूरज है। कृष्ण कुमार की उम्र 14 साल और सूरज की उम्र 12 साल है। पुलिस ने फौरन अपना वो कपड़ा निकाला, लाख निकाला, सिलने का सामान, क्योंकि हाईवे के एक्सीडेंट में पहला काम यह है कि फौरन बॉडी को वहां से हटा दीजिए। लोकल लड़के थे, इसलिए और जल्दी हटाने के चक्कर में पुलिस ने ये सोचा कि जल्दी से सील बंद करके इसको यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें। जैसे ही शुरू किया वैसे ही जो लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने कहा साहब 5 मिनट रुक जाइए। मोहल्ले के लड़के उसकी माँ को सूचना देने गए हैं। माँ आ ही रही होगी, अगर घर पर होगी तो कुल 5 मिनट में आ जाएगी।
और एक बार वो देख लेगी तो उसको भी शांति हो जाएगी। उसके बाद आप लोग सील कर देंगे, फिर पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद फिर सील बंद लाश मिलेगी। वो अपने बच्चों को देख नहीं पाएगी। पुलिस ने भी इसका कोई विरोध, कोई प्रतिकार नहीं किया कि बात इनकी सही है। बस उनसे यही कहा कि आप लोग सब लोग एक तरफ हो जाएं ताकि दाहिनी तरफ का ट्रैफिक हम चला सकें। जाम बहुत हो गया है, डालीगंज पुल तक गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। पब्लिक भी इस बात से एग्री कर गई और वो सब लोग एक तरफ, बाईं वाली पटरी की तरफ, लखनऊ सीतापुर से लखनऊ की तरफ जाने वाले रास्ते में बाईं पटरी की तरफ वो भीड़ एक तरफ हो गई और दूसरी तरफ से रुकी हुई या जाम में फंसी हुई गाड़ियों को निकाला जाने लगा। पुलिस इसी गाड़ियों के निकालने की प्रोसेस में थी, तभी उसकी मां विमलेश वाजपेयी मौके पर आ गई। दोनों बच्चों को देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पीछे पीछे उसके साथ मोहल्ले की और औरतें भागती हुई आईं। विमलेश के मुंह पर पानी के छींटे डालकर उसको उठाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन जल्दी उसे होश नहीं आया। उसे किनारे करके महिलाएं उसको होश में लाने का प्रयास कर रही थीं। पुलिस ने फौरन अपना काम जल्दी जल्दी किया और लाश को पंचायतनामा उसका भरकर सील करके उसे गाड़ी में रख के पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया। इसी बीच विमलेश वाजपेयी को भी हल्का होश आया। वो बच्चों को फिर से देखने की जिद करने लगी। मोहल्ले की महिलाओं ने एक टेम्पो में उसको बिठा के पीछे पीछे जिस गाड़ी से बॉडी जा रही थी उसी के पीछे पीछे केजीएमसी की मॉर्चरी यानी पोस्टमार्टम हाउस में ले गए। मृतक बच्चों के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। उनके पिता, बच्चों के पिता रामशंकर वाजपेयी कैसरबाग से मड़ियाव तक टेम्पो चलाया करते थे और इस प्रयास में कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किराया मिल जाए, बच्चों के लिए हम कुछ न कुछ ले जाएं, बच्चों की पढ़ाई की फीस इकट्ठा हो जाए, वो सुबह 6 बजे ही तैयार होकर कैसरबाग टैक्सी स्टैंड पहुंच जाते थे। दिन भर सवारियों को लाना ले जाना और शाम को उसका हिसाब किताब करके 10 बजे के आसपास घर वापस आया करते थे। रामशंकर वाजपेयी के परिवार में उनकी पत्नी विमलेश, सबसे बड़ी बेटी संगीता जिसकी उम्र करीब 16 साल, उसके बाद ये दोनों लड़के कृष्ण कुमार और सूरज, और फिर सबसे छोटी 9 साल की केतकी थी। इन चारों की परवरिश के लिए रामशंकर सवेरे से रात तक हाड़ तोड़ मेहनत करते थे। घटना के दिन रामशंकर की टेम्पो उस समय 12 बजे के आसपास मड़ियाव में उसमें कुछ खराबी आ गई थी। वो मड़ियाव के टेम्पो स्टैंड के पास ही उस खराबी को दूर करा रहे थे। तब तक उस रूट पर चलने वाले उनके साथी ड्राइवर्स ने आकर उनको बताया कि तुम्हारे दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने आगे जानना चाहा कहाँ भर्ती है, तो दोनों ने सिर हिलाकर यह बता दिया इशारे से कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ये समाचार सुनते ही रामशंकर जड़वत हो गए, संज्ञा शून्य हो गए। उनको एक दूसरी टेम्पो में बिठा के उन्हें भी केजीएमसी के मॉर्चरी ले जाया गया। इस सब प्रोसेस के होते होते 2 बज गए और 2 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ। सबसे पहले इन्हीं 2 बच्चों का पोस्टमार्टम शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ जो भीड़ थी, यानी बाकी जो शव पहले आ गए थे या उनकी पोस्टमार्टम का जो सीरियल लगाया गया था, क्रम जो लगाया गया था, उसमें उसके पहले भी कई पोस्टमार्टम किए जाने थे। लेकिन सभी के परिजनों ने ये कहा कि नहीं, पहले बच्चे का पोस्टमार्टम करा दीजिए, क्योंकि माँ बाप का जो करुण क्रंदन था और जानने वालों की जो चीख पुकार थी, चीत्कार थी, उससे सभी का मन पसीज रहा था, लोग द्रवित हो रहे थे। इसीलिए
सभी ने मिलकर कहा कि साहब हमारा बाद में कर लीजिएगा, पहले इन 2 बच्चों का पोस्टमार्टम करा दीजिए। जल्दी ही दोनों का पोस्टमार्टम हो गया और माँ बाप ने ही उन दोनों के शव को रिसीव किया, वहां से सीधे अपने घर ले आए। थोड़ा बहुत जो घर में नहलाने का और इन सब का काम होता है वो किया गया, लेकिन पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। विमलेश का सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। विमलेश को सब बहुत मानते थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ और फिर मोहल्ले वालों ने कहा कि 5 बज जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, बच्चों का संस्कार नहीं हो पाएगा, रात में यहीं घर में रखना होगा, माँ बाप दोनों की रोते रोते इन लोगों का बुरा हाल होगा। मोहल्ले वालों ने डिसाइड करके जल्दी ही वहाँ से शव को निकाल कर अंतिम संस्कार के लिए वो लोग ले गए। जब अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद इंस्पेक्टर और सीओ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तमाम लोग मिलने आ रहे थे। विमलेश जिनके जिनके यहाँ काम करती थी वो सारे लोग भी आ रहे थे। कुछ अधिकारी भी जो वहाँ रहते हैं, बहुत सीनियर अधिकारी भी उस इलाके में रहते हैं, वो लोग भी आ रहे थे। लिहाजा इंस्पेक्टर अपने साथ सीओ को भी ले गए कि साहब ड्राइवर पकड़ गया है, ड्राइवर मणियाओं से हम थाने पर भी ले आए हैं, कोई तहरीर इनके घर से मिल जाती ताकि हम इसको जेल भेज सकते। गाड़ी भी सीज करके थाने पर खड़ी हुई है। दोनों लोग भीतर गए। माहौल गमगीन था और बिल्कुल गमगीन होना भी चाहिए, जिस तरह से 2 जवान के बहुत छोटे बच्चे एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हुई थी। सीओ और इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे पहले इधर उधर की बातों के बाद पूछना शुरू किया, भाई कितने बजे निकले थे, क्या खा के निकले थे, किस काम से निकले थे, दोनों के एक साथ आप लोगों ने क्यों जाने दिया। इस तरह की छोटी मोटी बातों, ताकि मानसिक रूप से तैयार कर सकें माँ बाप को कि हम उनसे फिर एफआईआर के लिए तहरीर मांगें। सीधे एफआईआर के लिए तहरीर मांगना भी उस समय ऐसे गमगीन माहौल में थोड़ा सा अनुचित लगता है। माँ ने बताना शुरू किया कि करीब 10:30 बजे जिस साइकिल से वो गए थे उसके टायर घिस चुके थे और बार बार उसमें पंचर होते थे, बार बार रिपेयर के पैसे लगते थे। तो कुछ पैसा इकट्ठा करके हम लोगों ने एक दिन पहले बता दिया था कि कल नखास वाली मार्केट पे जाके इसके नए टायर ले आना और वापस आते समय सबसे छोटी बहन यानी केतकी की दवा भी ले आना। बड़ा वाला ही इसको लेकर, उसी को कहा गया था, वो लेकर जा रहा था, लेकिन तब तक छोटे वाले ने जिद कर ली कि मैं भी साथ में जाऊंगा। विमलेश ने ये बताया, विमलेश वाजपेयी ने, कि मैं सामान्य रूप से दोनों बच्चों को एक साथ कभी कहीं भी नहीं भेजती, लेकिन छोटे वाले ने कहा कि 2 टायर हैंडल पे लटका के चलाने में भैया को दिक्कत होगी, मैं बैठ जाऊंगा, दोनों टायर मैं पकड़ लूंगा, नहीं तो वो टायर हिलेंगे, इसकी वजह से दिक्कत होगी। बात की उसकी जो बात थी उसमें थोड़ा दम था, इसलिए विमलेश ने कहा, मैं भी कन्विंस हो गई और उन दोनों को एक साथ साइकिल से टायर लाने के लिए मैंने जाने दिया। उसने आगे बताया कि केतकी भी पीछे पीछे गली से आगे, जब तक वो लोग चढ़ नहीं गए साइकिल पर, उनके पास गई थी। उसका इंटरेस्ट ये था कि खांसी बहुत आ रही है, मेरी दवा भूल मत जाना, लेते आना। वो बार बार रिपीट कर रही थी। इसके बाद जब वो दोनों साइकिल पर बैठ गए, फिर वो वहाँ से वापस लौट आई। विमलेश ने आगे बताया कि वो घर के काम से खाली होकर कुछ कविताएं लिखती है, क्योंकि वो जिन जिन लोगों के यहाँ काम करती हैं उनमें से एक साहब किसी अखबार के संपादक हैं। विमलेश ने बताया कि पास में ही उनकी कोठी भी है। मैं उनके यहाँ से पुरानी कादम्बिनी, वो कादम्बिनी पढ़ा करती थी, मैं उनके यहाँ से पुरानी कादम्बिनी और
पुरानी पत्रिकाएं ले आया करती थी, खाली समय में पढ़ती थी और जब पढ़ लेती थी तो फिर जब काम करने जाती थी तो वापस कर देती थी। उसने ये बताया कि उसने कानपुर विश्वविद्यालय से प्राइवेट एमए हिंदी में किया है, मास्टर्स डिग्री हिंदी में की है। एक बार मैं उनके यहाँ से कादम्बिनी ले आई, पढ़ लिया पूरा, तो अगले दिन या 4 दिन 5 दिन बाद जब मैं वापस गई तो कादम्बिनी उनको वापस कराई। उसने कहा कि साहब उस समय बैठ के अखबार पढ़ रहे थे, मैंने कादम्बिनी वहीं रख दी कि साहब मैंने पढ़ ली है। मैं भीतर बर्तन साफ करने और खाना बनाने की प्रोसेस शुरू करने ही वाली थी कि उन्होंने आवाज़ दी कि विमलेश ये बताओ, इस कादम्बिनी में भीतर एक कागज में एक कविता लिखी हुई है, ये किसकी कविता है? मैं भाग के बाहर आई, देखा तो वो मेरी ही कविता थी। मैंने कहा कि ये तो मेरी कविता है और गलती से कादम्बिनी में छूट गई होगी, मैं सब अलग से रखती हूँ। उन्होंने कहा कि पहले इसमें नीचे अपना नाम लिखो। अपनी पेन दी, मैंने नाम लिखा और उन्होंने कहा कि अच्छी कविता लिखती हो तुम, इस कविता को इस बार इतवार के अंक में, हमारे अखबार के इतवार के अंक में छपेगी ये, तब तुम इसे देख लेना। और इतवार के अखबार को मैं न रहूं तो मेम साहब से मांग के उसे पढ़ जरूर लेना। मैं बहुत खुश हुई। इतवार को मैंने देखा स्वतंत्र भारत अखबार में मेरी वो कविता मेरे ही नाम से छपी थी और 3-4 दिन बाद प्रेस से मुझे 50 रुपये पारिश्रमिक के तौर पर कविता के मिल गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने जोड़ लिया कि 4 इतवार होते हैं, अगर 4 कविताएं छपेंगी 200 रुपये मुझे मिल जाएंगे, बच्चों की फीस के लिए पर्याप्त हैं और थोड़ा बहुत घर के कामकाज में ये सहारा हो जाएगा। आगे बताने लगे कि सर आज बच्चों को जब मैंने पैसा दे के दवा और टायर लेने के लिए भेज दिया, तब तक घर का सब कामकाज खत्म हो गया था। घटना वाले दिन सोमवार का दिन था। उसने कहा इतवार को मेरी एक कविता छप चुकी थी। मैंने सोचा कि आज खाली है, बच्चे भी नहीं हैं और आज ही मैं ये कविता लिख के कल या परसों में साहब को दे दूंगी ताकि समय से छप जाए और समय से वो मुझे मिल जाए। उसका ये कहना था कि एक आध बार मुझे देर हो गई, मैं शनिवार को दे पाई लेकिन वो नहीं छपी क्योंकि तब तक वो बता रहे थे जगह भर गई या और जो कारण उन्होंने बताया था। तो मैं कोशिश करके सोमवार या मंगल में ही वो कविता दे देती थी ताकि वो छप जाए। मेरा इंटरेस्ट पारिश्रमिक में था, छप जाएगी तो 50 रुपये मुझे मिल जाएंगे। मैं सिर्फ 2 लाइन ही लिख पाई थी। तभी पड़ोस का एक लड़का बहुत तेजी से भागता हुआ आया। बोले आंटी, भैया लोगों को ट्रक ने कुचल दिया है। मेरे हाथ से कलम गिर गई। मैं नंगे पांव वहाँ जहाँ उसने बताया था वहाँ के लिए भागी, डालीगंज क्रॉसिंग के पास। थोड़ी देर में मोहल्ले में भी हल्ला हो गया, सारी औरतें भी उस तरफ भागी। उसने वो कागज जिस पे वो कविता लिख रही थी वो लाकर इंस्पेक्टर और सीओ को दिखाया। उसमें वास्तव में 2 ही लाइन लिखी हुई थी। तीसरी लाइन के 2 शब्द लिखे थे, लाइन पूरी नहीं हुई थी। अब पता नहीं कैसा संयोग कि उसने जो 2 लाइनें लिखी थी उसका संबंध शायद आज की घटना से भी रहा हो। उसने लिखा था, जीवन से युद्ध का युद्ध विराम कब होगा? जीवन से युद्ध का युद्ध विराम कब होगा? मौसम की इस आंधी और तूफान का अवसान कब होगा? आगे जो 2 शब्द उसने लिखे थे, उन्मुक्त हवा में, उसके बाद शायद उसकी कलम गिर गई थी। कविता अधूरी थी। कविता पूरी होने के पहले ही उसके दोनों बच्चे परलोक सिधार गए थे। उसकी दुनिया उजड़ गई थी।
बच्चों के पिता रामशंकर वाजपेयी से सर्किल ऑफिसर ने एक तहरीर ली। तमाम संवेदना स्वरूप जो बातें करने के बाद उन्होंने एक तहरीर ली और ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध 304 ए और 279 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। एक्सीडेंट्स में जो एफआईआर लिखी जाती हैं सामान्य रूप से यही दो धाराएं उसमें लिखी जाती हैं। 304 ए का मतलब है whosoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide। इसमें सजा सिर्फ 2 साल की है, या फाइन है या दोनों है। 279 रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जिसमें किसी को चोट पहुंच सकती हो उससे संबंधित है। इसमें सजा सिर्फ 6 महीने की है। मेरे एक्सपीरियंस से इन मुकदमों में 90% मुकदमों में सजा नहीं हो पाती, क्योंकि अदालत के दांव पेच में ये प्रूव करना कठिन होता है कि ड्राइवर की गलती थी, यानी वो नेग्लिजेंट था, रैश था, या फिर जिसकी मृत्यु हुई है उसकी गलती थी। इसी बहस में समय निकल जाता है और फिर ये व्यक्ति जो चार्जशीटेड हैं, जो लोग, जो ड्राइवर हैं, वो छूट जाते हैं। बहुत कठिन है इसको प्रूव करना कोर्ट ऑफ लॉ में। इसीलिए बहुत ज़्यादा, आप देखिए 2-2 बच्चों की जान गई, एक्सीडेंट में जान गई, थोड़ी देर के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, बॉडी हटा दी गई, कोई हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई जाम नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं। अखबारों में भी, चूंकि उस समय सहारा अखबार के रिपोर्टर भी साथ में थे जब सीईओ और इंस्पेक्टर महिला से बात कर रहे थे, और उसने वो कागज़ दिखाया था जिसमें उसने अधूरी कविता लिखी थी। इसलिए अगले दिन एक बहुत ही मार्मिक लेख 11 जून 2001 के सहारा अखबार में बहुत ही मार्मिक लेख जिनमें इन 2 लाइनों का जिक्र है, सदानंद जी ने लिखी थी। और उसी लेख के कारण मैं आपको ये घटना जरूर बताना चाह रहा था। आज की घटना बहुत ही हृदय विदारक घटना है। एक साहसी महिला जो बच्चों को उनके अच्छे भविष्य के लिए पढ़ा रही थी, घरों में चौका बर्तन और खाना बनाने का काम कर रही थी, लेकिन साथ साथ मोहल्ले के बहुत गरीब बच्चों को घर ही में मुफ्त में पढ़ा रही थी, क्योंकि पढ़ी लिखी थी। आसपास सबको पता था कि विमलेश पढ़ी लिखी है और ज्ञानी है। जो थोड़ा बहुत समय बचता था उसमें पुरानी मैगजीन लाकर पढ़ती थी और कविताएं लिखती थी। आप उसका कंस्ट्रक्टिव माइंड, कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर देखिए। और उसका पति दिन भर टेम्पो चलाकर हाड़ तोड़ मेहनत करता था, इसी आशा में कि बच्चों की अच्छी परवरिश कर ले तो बच्चे कुछ करने लायक हो जाएंगे, और जब बच्चे कुछ करने लायक हो जाएंगे, एक तो उन दोनों का हाथ बटाएंगे, दूसरा हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम अभी के जीवन का सारा कष्ट भूल जाएंगे। ये उनके दिमाग में था। पर नियति बहुत क्रूर थी और 15 मिनट में ही सारे सपने विमलेश के चकनाचूर हो गए। विमलेश ने यह बताया कि सर, मैं कभी दोनों बच्चों को एक साथ नहीं भेजती, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी मति मारी गई थी। छोटे वाले बच्चे ने साथ में जाने का जो कारण बताया, वो कारण मुझे सही लगा और तब मैंने कहा कि ठीक है, चले जाओ। मुझे क्या पता था कि मेरा ये छोटा सा डिसीजन, बहुत छोटा सा, बच्चे की जिद तो ज़्यादा नहीं, उसका जो कारण उसने बताया था वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगा और मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। विमलेश ने ये बात अनायास ही नहीं बताई कि हम एक साथ नहीं भेजते बच्चों को। दरअसल आज भी ज़्यादातर गांव में बाप बेटों को या सभी भाइयों को
एक साथ यात्रा पर नहीं भेजा जाता। जाना आवश्यक है तो आगे पीछे जाएं, अलग अलग सवारी से जाएं, पर घर के सभी मेल मेंबर्स एक साथ उनको कहीं यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं होती। ये बहुत पुराना सामाजिक नियम है, बहुत पुराना। मेरे भी जीवन काल में ऐसा हुआ जब मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे छोटे भाई को एक साथ अपने साथ ले जाने के लिए मना किया, और हमें याद भी नहीं कि कभी वो हम लोगों को एक साथ ले गए हों, या छोटा वाला गया होगा या मैं गया हूँगा। हालांकि सामाजिक प्रथा या सामाजिक नियम में एक खोट भी है, एक कमी भी है कि ये महिलाओं पर लागू नहीं होता। माँ बेटी अगर एक साथ जाती हैं तो जा सकती हैं, घर की सभी महिलाएं एक साथ जाना चाहें तो जा सकती हैं। ये नियम सिर्फ पुरुषों पर लागू है। हो सकता है मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि हो सकता है इस प्रथा या इस नियम के पीछे कारण ये रहा हो कि अगर यात्रा के समय कोई दुर्घटना हो जाए तो घर में सहारा देने के लिए, 2 जून की रोटी के लिए या कुछ कमाने धमाने के लिए कोई न कोई मेल मेंबर बचा रहे, कोई न कोई पुरुष बचा रहे, ताकि आगे का सहारा उनको बने, सिर्फ औरतें ही घर में न रह जाएं। आशा है आप इस बात से भी सहमत होंगे। हमें मेल जरूर करके बताइएगा। मेरी मेल आईडी वही पुरानी, rajeshpande61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।